हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ बैंकिंग अवेयरनेस। और आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज यस बैंक, अ वेरी हॉट टॉपिक ऑफ जीके। और हमें मालूम है कि अभी आने वाले एग्जाम के अंदर ये टॉपिक का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है और इसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस भी बहुत ही ज्यादा है। कोई भी बैंक एग्जाम अगर हम ले लिए, एसबीआई ले लिए, आईबीपीएस या फिर आरआरबी हो, तो ये सेक्शन हम स्टडी करेंगे फ्रॉम द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ यस बैंक एंड इट्स क्राइसिस। और ये हम स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप मेथड यूजिंग एमसीक्यूज। तो चलिए ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। दैट इज यस बैंक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम जीके पॉइंट ऑफ व्यू। और यहाँ हम स्टडी करेंगे दैट इज बेस्ड ऑन एमसीक्यू बेस्ड स्टडी। तो इनिशियल क्वेश्चन जो होंगे दैट इज रिलेटेड टू स्टैटिक जीके रिलेटेड टू यस बैंक, और उसके बाद हम पढ़ेंगे दैट इज करंट अफेयर्स रिलेटेड टू यस बैंक। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दैट इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यस बैंक। तो यस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हमें मालूम होना चाहिए कि यस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो है मुंबई में। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हु आर द फाउंडर ऑफ यस बैंक, यानी यस बैंक किसने शुरुआत की थी? तो यस बैंक की शुरुआत ऑप्शन ए दिया है राणा कपूर, अशोक कपूर, ऑप्शन बी प्रशांत जैन, अजय मोलत्रा, सी चंद्रशेखर घोष या डॉक्टर राजीव लाल। तो यहाँ ये क्वेश्चन तो हमें आना ही चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ते हो तो हर रोज पेपर में भी आता है। दैट इज हु आर द फाउंडर, तो राणा कपूर एंड अशोक कपूर आर द फाउंडर ऑफ यस बैंक। जिसमें अगर उसके बारे में थोड़ी बात कर ले तो जो राणा कपूर है उनकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। दैट इज ऑन 26 नवंबर 2008 टेरिस अटैक में, जो ट्राइडेंट होटल में हुआ था तब। और राणा कपूर जो है वो उसको फाउंडर और सीईओ ऑफ यस बैंक है, और उनको स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर अवार्ड भी मिला था बाय अर्नेस्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड 2005। तो ये थोड़ी चीजें जो है जो हमें राणा कपूर के बारे में जाननी जरूरी है। थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी है, बेसिक क्वेश्चन है। व्हाट इज द पंचलाइन ऑफ यस बैंक? बैंक आपकी मुट्ठी में, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, हम है ना, या ख्याल आपका। तो यस बैंक की पंचलाइन कौन सी है? तो ये है एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज। तो ये उसकी पंचलाइन है यस बैंक की। और बाकी के जो ऑप्शन है, बैंक आपकी मुट्ठी में, वो एचडीएफसी का है, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर वो फेडरल बैंक का है, हम है ना, ख्याल आपका वो है आईसीआईसीआई बैंक का। क्वेश्चन नंबर 4, in 2014 which is the first bank in India to receive the business excellence award at the prestigious IMC रामकृष्ण बजाज नेशनल क्वालिटी अवार्ड्स। तो वो फर्स्ट बैंक जिसको बिजनेस एक्सेलेंस अवार्ड मिला था एट बजाज नेशनल क्वालिटी अवार्ड्स, वो किसको मिला था? तो यहाँ भी आंसर कौन सा आएगा? दैट इज यस बैंक। तो 2014, 15, 16 की अगर बात करें तो यस बैंक इज कंसिडर्ड एज द 5th लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो तब ऐसा कुछ मालूम नहीं था कि ऐसा कुछ क्राइसिस आएगा। 2005 की बात करेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। इन 2006 यस बैंक लॉन्च यस संपन्न इंडिया। तो यस बैंक ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, यस संपन्न इंडिया अवर फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव। तो किसके साथ पार्टनरशिप में स्टार्ट किया था? ऑप्शन ए है एक्योन इंटरनेशनल, ऑप्शन बी मेरिल, ऑप्शन सी ग्रामीण अमेरिका, ऑप्शन डी एएसए माइक्रो फाइनेंस। ये सब जो कंपनी है दैट इज रिलेटेड टू माइक्रो फाइनेंस। और ये जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया था वो पार्टनरशिप किससे किया था? दैट इज एक्योन इंटरनेशनल यूएसए, उनके साथ पार्टनरशिप में ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इन 2008 एंड 2011 यानी 2008 और 2011 में यस बैंक वॉन द प्रेस्टिजियस इमर्जिंग मार्केट सस्टेनेबल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड एट द फाइनेंशियल टाइम्स वॉशिंगटन सस्टेनेबल बैंकिंग अवार्ड्स हेल्ड इन। तो ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था? यानी 2 बार यस बैंक को ये अवार्ड मिला था, और वो कहाँ पे हेल्ड हुआ था? दैट इज इन लंदन। तो आंसर क्या आएगा? लंदन में वो हेल्ड हुआ था। और अगले क्वेश्चन पे जाएंगे तो 2015 में यस बैंक लॉन्च इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यस बैंक ने अपनी पहली इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस कहाँ पे स्टार्ट की थी? तो अबू धाबी यूएई में, वॉशिंगटन, टोरंटो, मैनचेस्टर। आंसर क्या आएगा? तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए अबू धाबी यूएई। वहां उन्होंने पहली इंटरनेशनल ऑफिस जो है वो स्टार्ट की थी, दैट इज अबू धाबी यूएई में। क्वेश्चन नंबर 8, यस बैंक हैज स्टार्टेड विच बिजनेस एक्सलेटर प्रोग्राम इन पार्टनरशिप विद स्टार्टअप इंक्यूबेटर टी हब एंड एंथिल, अ स्पीड स्केलिंग प्लेटफॉर्म। तो एक बिजनेस एक्सलेटर प्रोग्राम स्टार्ट किया था यस बैंक ने एज ए स्टार्टअप इंक्यूबेटर टी हब और एंथिल में। तो वो उसका नाम क्या था? ऑप्शन है यस फिनटेक, यस फिनकैश, यस फिनड्रो और नन ऑफ दिस। तो उसका नाम था यस फिनटेक। तो वो यस फिनटेक जो है एक बिजनेस एक्सलेटर प्रोग्राम था जो स्टार्ट किया था विद द हेल्प ऑफ तेलंगाना गवर्नमेंट। ओके, तो ये क्वेश्चन हमें बेसिक स्टैटिक जीके के लिए पढ़ना है।
क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच बैंक हैज लॉन्च अ डिजिटल बैंकिंग सर्विस विदाउट द नीड फॉर स्मार्टफोन और इंटरनेट। वो कौन सी बैंक थी जिसने डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज लॉन्च किया था जिसमें हम कोई स्मार्टफोन भी यूज नहीं करें या इंटरनेट के बिना भी हम कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो उसमें वो कौन सी बैंक आएगी, तो वो भी है यस बैंक। यानी यस बैंक वॉज द फर्स्ट बैंक जिन्होंने इस टाइप की सर्विस स्टार्ट की थी जिससे कि कोई भी व्यक्ति विदाउट यूजिंग स्मार्टफोन और इंटरनेट वो बैंकिंग की फाइनेंशियल सर्विस यूज कर सकता है। और उसको जो है जो नाम दिया था उस सर्विस का नाम था सिम से पे। तो ये भी हमें सिम से पे ये कौन प्रोवाइड करता है, दैट इज यस बैंक। और इसकी खासियत क्या है, तो एक स्टिकर आता था जो हमें सिम कार्ड पे लगा रहना पड़ता था। उससे क्या होगा कि वो डायरेक्टली आपको मोबाइल ट्रांजेक्शन यानी बैंकिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विथ यूज ऑफ मोबाइल आप कर सकते हो। तो ये जो किट है ये किसने बनाई थी, दैट इज यस बैंक। तो ये भी हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमें ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 सिम से पे, ये हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, यस बैंक हैड साइन अ पैक्ट विथ व्हिच स्टॉक एक्सचेंज फॉर बॉन्ड एंड इक्विटी इंश्योरेंस विथ फोकस ऑन ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस। कोई भी कंपनी को या तो फिर कोई भी बैंक कंपनी को जब भी अपनी इक्विटी रेज करनी है या तो फिर कैपिटल रेज करना है तो वो फॉरेन एक्सचेंज में अपना जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। तो कौन सी फॉरेन एक्सचेंज में यस बैंक ने लॉन्च किया था, एक पहला ऑप्शन है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सेकंड है लंदन स्टॉक एक्सचेंज, थर्ड है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यह आंसर आएगा दैट इज LSE लंदन स्टॉक एक्सचेंज फॉर बॉन्ड्स एंड इक्विटी इंश्योरेंस। तो बॉन्ड्स एंड इक्विटी इंश्योरेंस के लिए कौन से एक्सचेंज लॉन्च किया था, दैट इज लंदन स्टॉक एक्सचेंज। और जब भी हम लॉन्च करते हैं तो उसका एक फॉर्मेशन होता है, जैसे कि लंदन में अगर हम लॉन्च करते हैं तो GDR है, अमेरिका में लॉन्च करते हैं तो ADR है, अगर इंडिया में लॉन्च करते हैं तो IDR है। तो GDR का फुल फॉर्म है डिपोजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट, ADR है अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट और IDR है इंडियन डिपोजिटरी रिसिप्ट। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया में कौन सी पहली फॉरेन बैंक थी जिसने IDR के यूज से कैपिटल रेज किया था, तो उसमें नाम आएगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वॉज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया जिन्होंने कैपिटल रेज किया था थ्रू IDR। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू यस बैंक। आगे अभी ये जो क्वेश्चन स्टार्ट हो गए दैट इज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स ऑफ यस बैंक। तो जब भी ये यस बैंक क्राइसिस में आई तो हमें मालूम है कि RBI ने कंट्रोलिंग ले लिया यस बैंक पे। तो RBI ने कैप रखी थी फॉर द विड्रॉल लिमिट फॉर द कस्टमर्स। और अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी या हायर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है तो उसकी लिमिट क्या होगी, तो RBI कैप रुपीज डैश एज विड्रॉल लिमिट ऑफ यस बैंक कस्टमर्स एंड इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी एंड हायर एजुकेशन द लिमिट इंक्रीज अप टू डैश टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द बैंक। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए वो कौन सी कैप थी, तो ऑप्शन ए है 50,000 2 लाख, ऑप्शन बी 1 लाख 4 लाख, ऑप्शन सी 1 लाख 5 लाख, ऑप्शन डी 50,000 5 लाख। यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट इज 50,000 एंड 5 लाख। तो इंडिविजुअल कस्टमर का अगर रिक्वायरमेंट है तो 50,000 तक विड्रॉ कर सकता है, अगर मेडिकल या फिर हायर एजुकेशन की इमरजेंसी है तो अप टू 5 लाख तक ये विड्रॉ कर सकता है। तो ये जो है जब क्राइसिस में आई थी तब, और जब RBI ने कंट्रोल लिया था तब की बात है। और दैट इज फॉर 1 मंथ लॉन्ग पीरियड, दैट इज ऑन March 5, 2020 को ये जो लिमिट है वो RBI ने सेट की थी फॉर यस बैंक। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, द कैबिनेट हैज इम्प्रूव द यस बैंक, द कैबिनेट हैज इम्प्रूव द यस बैंक लिमिटेड रिकंस्ट्रक्शन स्कीम 2020 proposed by RBI for Yes Bank, which among the following bank will lead the proposed bank? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब रिकंस्ट्रक्शन स्कीम 2020 को अप्रूव कर दिया कैबिनेट ने, तो विच इज द लीडिंग बैंक जो इसमें ज्यादातर स्टेक लेगी, तो वो लीडिंग बैंक कौन सी थी, और वो एक ही नेशनलाइज्ड बैंक थी, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द लीडिंग बैंक हु विल टेक कंट्रोल ऑफ दिस यस बैंक। तो यहाँ आंसर कौन सा आएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कितना परसेंट उसमें होल्ड करना है, तो दैट इज 49% तक इक्विटी जो है वो परचेस करेगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद और पार्टिसिपेट कौन से हैं, HDFC बैंक भी है, ICICI बैंक भी है जिसने 6% स्टेक ईच, एक्सिस बैंक अराउंड 3 to 4%, कोटक महिंद्रा, राकेश झुनझुनवाला और अजीम प्रेजिन अराउंड 3% ईच। तो ये जो स्टेक है बहुत सारे बैंकों ने, बहुत सारे इंडिविजुअल फर्म्स ने, ट्रस्ट ने इसमें स्टेक लिया है फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द बैंक एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द बैंक। तो उसके बाद और एक क्वेश्चन आता है कि SBI अगर वो लेती है, SBI एज अ लीडर बैंक, तो SBI विल इंजेक्ट हाउ मच कैपिटल इन यस बैंक फॉर द फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड अप टू व्हाट परसेंट स्टेक। यानी ये क्वेश्चन ऐसा है कि SBI कितने अमाउंट यानी कितने रुपए इंजेक्ट करेगी फॉर द फाइनेंशियल असिस्टेंस और कितना परसेंट तक स्टेक ले सकती है।
तो ये ऑप्शन है 7250 करोड़ 51%, 6200 करोड़ 51%, 7250 करोड़ 49%, 6200 करोड़ 49%। तो यहाँ आंसर कौन सा आएगा कि एसबीआई विल इंजेक्ट अराउंड 7250 करोड़ दैट इज 49% स्टेक इन यस बैंक। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अमाउंट्स ओड टू अ कंपनी दैट आर नॉट गोइंग टू बी पेड। यानी ये क्वेश्चन बेसिक अंडरस्टैंडिंग का है, लेकिन इसलिए डाला है क्योंकि बहुत सारी कंपनी बैड डेट में गई है। तो आंसर तो मैंने आपको बोल दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अमाउंट ओड टू ए कंपनी दैट आर नॉट गोइंग टू बी पेड। यानी जो भी कंपनी ने बैंक में से लोन ली है और अगर वो कंपनी बैंकों को पैसा नहीं लौटा सकती है तो वो पैसा कहाँ जाएगी, बैड डेट में जाएगी। या तो जो भी कंपनी है वो बैंकरप्ट हो जाएगी, यानी उसके पास कोई चांसेस ही नहीं है कि वो बैंक को रीपे कर सकते हैं, तो वो जो अमाउंट है वो किस में जाएगी, बैड डेट में जाएगी। तो यहाँ आंसर कौन सा आएगा, बैड डेट। ओके, तो ये हमें याद रखनी है। और अगर हम यस बैंक की बात करें, ये क्वेश्चन इसलिए इनपुट किया है कि अगर हम यस बैंक की बात करें तो यस बैंक ने अराउंड ये जो बैड लोन्स की अमाउंट कितनी है, अराउंड 34,000 करोड़ की बैड लोन्स की अमाउंट है। और उसमें ज्यादातर एक्सपोजर कितना है, दैट इज ऑफ 9 फर्म्स ऑफ अनिल अंबानी ग्रुप एंड अराउंड 12,800 करोड़ का तो उनका एक्सपोजर है। और एसएल ग्रुप है जिसका एक्सपोजर अराउंड 8,400 करोड़ है। बाकी बहुत सारी कंपनियां दैट इज डीएचएफएल है, D1 हाउसिंग है, जेट एयरवेज है, कॉक्स एंड किंग्स है एंड भारत इंफ्रा है, तो वो भी इंक्लूड है इस बैड लोन्स के अंदर। ठीक है, और एक क्वेश्चन पे जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बैंक एडवांसेस ऑफ अ बैंक। तो बैंक एडवांस ऑफ बैंक किससे बोलते हैं, बैड डेट्स को बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, आउट ऑफ ऑर्डर अकाउंट्स, ओवरड्रॉन अकाउंट्स। तो यहाँ जो आंसर आएगा दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मीनिंग क्या है कि अगर किसी ने भी लोन लिया बैंक से और अगर वो उसका इंटरेस्ट पे नहीं कर सकता है विद इन दैट ड्यूरेशन, तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में काउंटेबल होती है। सो दैट इज अ बैंक एडवांसेस ऑफ अ बैंक। तो यहाँ जो है एनपीए का मीनिंग वही है, a non-performing asset is defined as a credit facility in respect of which the interest has remained past due for a specific period of time। यानी जो इंटरेस्ट है वो अगर पे नहीं कर सके विद इन लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तो उसको हम एनपीए बोलते हैं। अराउंड यस बैंक ग्रॉस एनपीए कितना है, दैट इज 18.87% विच इज हाईएस्ट इफ यू कंसिडर प्राइवेट बैंक स्पेस। बहुत सारी पब्लिक सेक्टर बैंक अगर देखेंगे तो लास्ट फ्यू ईयर्स में वो भी इस सिचुएशन में आ गई थी। राइट नाउ अगर यस बैंक की बात करें तो ये जो एनपीए की अमाउंट कितनी है, दैट इज 40,700 करोड़ की उसकी एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बैंक एडवांस अगेन। ओके, ये क्वेश्चन आगे रिपीट हुआ है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज इनिशियल रिपेमेंट हॉलिडे गिवन टू अ बोरोवर फॉर रिपेमेंट ऑफ लोन। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इनिशियल रिपेमेंट हॉलिडे गिवन टू अ बोरोवर फॉर द रिपेमेंट ऑफ द लोन। यानी ये हमें ये बताना चाहता है कि वो कौन सा पीरियड है जिसके बारे में कि जो भी बोरोवर जिसने पैसे लिए हैं वो उस टाइम में रिपेमेंट कर सकता है और उसको वहाँ हॉलिडे मिल सकती है। और वहाँ जो इंटरेस्ट चार्ज हो सकता है दैट इज ऑन हाफ ईयरली ऑन सिंपल इंटरेस्ट बेस, नॉट कंपाउंड बट चार्ज क्वार्टरली और हाफ ईयरली ऑन बेसिक सिंपल इंटरेस्ट के बेस पर उस पर चार्ज लगेगा। तो वो जो हॉलिडे जो इनिशियल रिपेमेंट की जो हॉलिडे है उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज मॉरेटोरियम। तो उसको बोलते हैं मॉरेटोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, who have a right to impose moratorium on any bank under financial crisis। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत समझना भी है क्वेश्चन को कि who have a right to impose moratorium, यानी मोरेटोरियम किसी बैंक पे कौन डाल सकता है किसी भी फाइनेंशियल कंडीशन के अंदर। तो मोरेटोरियम का मीनिंग क्या है कि यहाँ मोरेटोरियम का मीनिंग ये है कि यहाँ पे जो है बैंकिंग के जो भी राइट है, जैसे कि यस बैंक की बात करेंगे तो यस बैंक का मैनेजमेंट तो चेंज होगा ही, सीईओ, एमडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सभी चेंज हो सकते हैं और उनका उस बैंक पे से सभी राइट निकल जाएगा। यानी वो पूरा मैनेजमेंट किसके हाथ में जाएगा, तो वो सेंट्रल बैंक के हाथ में जा सकता है। ओके, तो उसको बोलते हैं मॉरेटोरियम। तो यहाँ वो किसके अंदर आता है राइट, आरबीआई के अंदर आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय रिकमेंडेशन ऑफ आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्टर और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना है कि आरबीआई हैज नो राइट टू इम्पोज मॉरेटोरियम ऑन एनी बैंक। यानी आरबीआई खुद से किसी भी बैंक के ऊपर मॉरेटोरियम अप्लाई कर सकता नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वही कर सकता है मॉरेटोरियम ऑन एनी बैंक। बट कब कर सकता है, जब आरबीआई उसको रिकमेंडेशन दे तब। तो यहाँ आंसर जो फाइनेंस मिनिस्टर भी नहीं आएगा, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं आएगा, यह आंसर आएगा बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली कैन इम्पोज मॉरेटोरियम ऑन एनी बैंक बट अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ आरबीआई। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हमें ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट वॉज पास इन 1949 टू रेगुलेट ऑल बैंकिंग इन इंडिया।
ये जब भी क्राइसिस आती है जब इस एक्ट की बात होती है तो वो कौन सा रेगुलेशन एक्ट पास हुआ था इन 1949? बैंकिंग कंपनीज एक्ट, बैंकिंग लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशन एक्ट, कंपनीज एक्ट या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट? तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो यहाँ जो है ये कब हुआ था? तो अराउंड 1930-1970 600 बैंक्स गोज इनटू फाइनेंशियल क्राइसिस, और तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि हमारे पास एक एक्ट होना चाहिए जो कंट्रोल कर सके सभी बैंक को, और वो एक्ट जो है दैट इज पर्टिकुलरली फॉर बैंकिंग फर्म्स, एंड वो एक्ट को नाम दिया था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, एंड वो रेगुलेट करता था ऑल बैंकिंग फर्म्स इन इंडिया। बट इन 1965 कोऑपरेटिव बैंक्स को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया था। तो ये याद रखनी है कि कोऑपरेटिव बैंक्स कब इंक्लूड हुई थी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में? दैट इज इन 1965। 1965 से ओनली बैंकिंग फर्म्स आर इंक्लूडेड इन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ओके, तो ये क्वेश्चन बेसिक स्टैटिक जीके के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, देन अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी हमें याद रखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन पूछना है तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, under which section of Banking Regulation Act 1949 the Minister of Finance has imposed moratorium on Yes Bank March 5, 2022 till April 3, 2020? तो कौन से रेगुलेशन एक्ट के अंदर ओके मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने सेक्शन, कौन से सेक्शन के अंदर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इम्पोज ए मॉरेटोरियम? तो आंसर क्या आएगा? तो आंसर आएगा सेक्शन 49। तो ये आंसर होगा सेक्शन 49 के अंदर। तो सेक्शन 49 क्या कहता है? तो सेक्शन 49 ये कहता है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट विल टेक ऑल द चार्ज ऑफ दिस पर्टिकुलर बैंक जो क्राइसिस में जाती है, और उसी सब सेक्शन के अंदर एक सेक्शन 45 आता है जहाँ पूरा कंट्रोलिंग जो बैंक का जो है वो आरबीआई के अंदर चली जाएगी। तो ये है सेक्शन 45। ठीक है, तो ये सेक्शन हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेम द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ यस बैंक। मार्च 2020 में आरबीआई ने किसको एमडी और सीईओ बनाया था ऑफ यस बैंक? प्रशांत कुमार, सुनील मेहता, महेश कृष्णमूर्ति, अतुल बेरा, राणा कपूर? तो आंसर आएगा इसमें प्रकाश कुमार। तो प्रकाश कुमार है एमडी एंड सीईओ ऑफ यस बैंक राइट नाउ, एंड उसकी अगर हम बात करेंगे तो वो ऑलरेडी बन चुके हैं सीएफओ एंड डेप्यूटी एमडी थे, वो एसबीआई के थे। उसके बाद वो पंजाब नेशनल बैंक के भी एमडी और सीईओ बन रह चुके हैं, और उसके सीईओ पे एमडी सुनील मेहता एस जो आरबीआई ने अपॉइंट किया था, वो सुनील मेहता को नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के हिसाब से अपॉइंट किया है, और महेश कृष्णमूर्ति एंड अतुल बेरा को एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द रिकंस्ट्रक्टेड बैंक ऑफ यस बैंक। तो ये नाम भी हमें थोड़े थोड़े याद रखने के, बट मोस्ट इंपोर्टेंट नेम इज एमडी एंड सीईओ ऑफ यस बैंक, दैट इज प्रशांत कुमार। तो ये क्वेश्चन हमें ध्यान में रखना है। और चीज़ जो है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, विच इज 49% स्टेक इन यस बैंक, वो क्या कर सकते हैं? तो वो नॉमिनेट कर सकते हैं 2 डायरेक्टर्स, एंड रिजर्व बैंक कुड अपॉइंट 1 और मोर एडिशनल डायरेक्टर्स। यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज अ लीडिंग बैंक जिसने 49% स्टेक लिया है यस बैंक के अंदर, तो वो नॉमिनेट कर सकते हैं 2 डायरेक्टर्स को, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट 1 और मोर एडिशनल डायरेक्टर्स। ओके, तो ये भी चीज हमें याद रखनी है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर्स एट बोर्ड ऑफ यस बैंक बाय आरबीआई? तो एडिशनल डायरेक्टर किसको बनाया यस बैंक में बाय आरबीआई? तो यहाँ जो नाम है रणीत गिल एंड रजत मुंगा, महेश कृष्णमूर्ति एंड पार्था सेनगुप्ता। ऑप्शन सी मिस्टर सुनील मेहता एंड मिस्टर अतुल पेड़ा। ऑप्शन डी आर गांधी एंड आनंद गोपाल कृष्ण। तो आंसर जो है वो है, सॉरी वो अभी निकल गया, आंसर जो है वो है आर गांधी एंड आनंद गोपाल कृष्ण। तो आर गांधी एंड आनंद गोपाल कृष्ण जो एडिशनल डायरेक्टर है दैट इज अपॉइंटेड बाय आरबीआई। उनकी बेसिक हिस्ट्री यहाँ मैंने लिखी है जो आप बाद में भी पढ़ सकते हो। लास्ट क्वेश्चन जो है दैट इज रिलेटेड टू यस बैंक, हु इज अपॉइंटेड एज सीईओ एंड एमडी बिफोर प्रशांत कुमार? यानी ये क्वेश्चन क्या है, प्रशांत कुमार तो अभी सीईओ एमडी है ही यस बैंक के, उनके पहले कौन था 1 ईयर तक? तो वो थे रवनीत गिल, राणा कपूर, आदित्य पुरी और संदीप बख्शी। तो उसमें नाम कौन सा आएगा? तो आंसर आएगा रवनीत गिल। तो रवनीत गिल जो है वो प्रशांत कुमार से पहले सीईओ और एमडी बन चुके हैं यस बैंक के लिए। तो यहाँ मैंने जो डिस्कस किया दैट इज 22 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू यस बैंक, और उसके रिलेटेड करंट अफेयर्स दिया गया। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।